हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जैसा कि आप सबको दिख ही रहा होगा, जो हमारा NTA UGC नेट का पेपर 1 होता है, जो कॉमन पेपर होता है, पेपर 1 होता है, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। चाहे वो कॉमर्स के हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो हिंदी के हैं, वो बेसिकली किसी भी स्ट्रीम से हैं, उनको ये वीडियो यूज़फुल रहेगी बिकॉज इसमें मैं आपको पेपर 1 सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है, दैट इज़ ऑफ जून 2019। जून 2019 का कंप्लीट पेपर नंबर 1 मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें सारे यूनिट्स कवर अप किए गए हैं। सो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। सो एक्सप्लेन भी करूंगी क्वेश्चन को और साथ में सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के आपको हो गया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। लगभग हर बार ही किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। जो हमारी एक्शन रिसर्च साइकिल होती है उसके लिए कौन सा इनमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्शन का सेट, मतलब हम कौन से सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं, हम कौन से सीक्वेंस में स्टेप्स में एक्टिविटीज़ को करते हैं या एक्शन देते हैं। सो इन्होंने वो चीज़ पूछी है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 2। क्या बोल रहे हैं बी में, सबसे पहले हम प्लान करेंगे। अब ऑब्वियसली सी बात है, आप कोई चीज़ है ऐसे तो स्टार्ट नहीं करते ना, सबसे पहले आप उसको प्लान करते हो। सो सबसे पहले आप उसको प्लान करोगे, देन उसके ऊपर आप एक्ट करोगे, है ना, देन उसके ऊपर आप क्या करोगे, एक्ट करोगे। फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, सही जा रही है, नहीं जा रही है, देन उस चीज़ को उस चीज़ से रिफ्लेक्ट होगे। सो बेसिकली इसका सही आंसर जो है वो बी रहेगा। सबसे पहले प्लान करना, देन एक्ट करना, देन उसको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, देन उसको एक्चुअली में रिफ्लेक्ट करना, अपनी जो लाइफ है उसके अंदर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सेकेंड नंबर इसका सही ऑप्शन रहेगा। आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एक ऐसे रिव्यू लिटरेचर, जो एक अच्छी रिव्यू हम करते हैं रिसर्च लिटरेचर का, वो क्यों करते हैं, क्या उसका एम होता है। एक अच्छी जो एक अच्छा रिव्यू हम करते हैं, गुड रिव्यू करते हैं रिसर्च लिटरेचर का, सो हम किस ऑब्जेक्टिव से करते हैं, ये चीज़ इसने बेसिकली पूछी है ना। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। क्या बोल रहे हैं थर्ड ऑप्शन, दैट इज जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चन। अभी ये वाला ऑप्शन सही आंसर कैसे रहेगा, नॉर्मली आप इतना सारा सब पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, यानी कि आप जब रिसर्च करते हो तब आपका जो टॉपिक है वो सिलेक्ट हो गया है, उसके बाद उस टॉपिक पे जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी ऑलरेडी जो रिसर्चेज हुई हैं, उसके ऊपर जितनी भी आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं, जो भी डाटा आपको जहाँ से भी मिलता है, उस सबको आप क्यों स्टडी करते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि आप ये जान सको कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी किस किस बंदे ने कौन कौन सी रिसर्च की है ना, मतलब क्या क्या इस टॉपिक पे ऑलरेडी सर्च हो चुका है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लोगों के पास पहुंच चुकी है, और मैं इसमें और क्या एडिशन कर सकता हूं। यानी कि ऑलरेडी मान लो कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है तो उसमें से जितने भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, लाइक एडवर्टाइजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपके एक फर्म है उसकी सेल्स के ऊपर या कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडवर्टाइजमेंट का। सो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है, तो इस पर जितनी भी रिसर्चेज ऑलरेडी हुई हैं वो आप देखोगे कि मतलब जो ऑलरेडी रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या कुछ रिसर्च इस पर किया है, और क्या और क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके माइंड में और क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हाँ इस बंदे ने या जिन्होंने भी बेसिकली आज तक रिसर्च किया है उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड आउट किया, तो मुझे अपनी रिसर्च में इसी चीज़ को ऐड ऑन करना है, मुझे इसी क्वेश्चन का रिसर्च फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली और क्या हम उस रिसर्च में कर सकते हैं, और क्या नए क्वेश्चन उभर के आ सकते हैं, और क्या पिछले वालों की क्या कमियां रही हैं जिसको पकड़ के हम उन कमियों को पकड़ के अपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, वो इसी के लिए हम बेसिकली लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ताकि हमें डिटेल नॉलेज मिल सके जो ऑलरेडी रिसर्चेज हुई हैं उनके
बारे में, ताकि हम आगे के लिए अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो टॉपिक है, अपना फ्रेम कर सकें और उसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकें। ठीक है, सो इस वजह से इसका बेस्ट जो जस्टिफाई करता है आंसर वो थर्ड ही रहेगा, दैट इज जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चन। बिकॉज एट द एंड हमें क्या करना होता है, रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करने होते हैं, है ना, कि ऑलरेडी क्या हुआ है, ऑलरेडी हम इसमें क्या और आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसे हम कैसे वैलिडेट करेंगे, यानी कि उसे हम कैसे सही प्रूफ करेंगे, है ना, उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उस सब चीज़ों के लिए अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही रहता है लिटरेचर रिव्यू का। सो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या, दैट इज कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय। जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेट करता है, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, इनका ऑथर का नेम बताना है। इस पूरे के पूरे कौन ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट को किन्होंने जो है वो डेवलप किया था। सो इसका सही आंसर है वो है 4 नंबर, इसका सही आंसर दैट इज एडगर डेल। इन्होंने जो है ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। इसमें आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस होता है इसमें बेसिकली ये लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है। जब हम लर्न करते हैं ना, इसमें इन्होंने ये बताया है कि लाइक जो रीड करते हैं, मतलब कहने का जो रीड करते हैं वो कितना % उनको रिमेंबर रहता है। ठीक है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताती हूँ। लाइक उन्होंने एक पिरामिड दिया है। सबसे पहले तो जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है इसको दिया किसने था, एडगर डेल ने दिया था। वो कौन थे, वो एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिन्होंने ये डेवलप किया था कौन ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट। इसको हम लर्निंग पिरामिड भी बोलते हैं, इसको हम लर्निंग पिरामिड भी बोलते हैं। सो एक पिरामिड बन गया है ना, ये लर्निंग पिरामिड बन गया। अभी इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इन्होंने कई सारे ऐसे लेवल्स करके दिए हैं, रीड का, राइट का, विजुअल्स, इमेजेस का, डेमोन्स्ट्रेशन का, ऐसे ऐसे करके इन्होंने कई सारे लेवल्स दिए हैं। सो ये क्या बोलते हैं कि जो बंदे सिर्फ और सिर्फ रीड करते हैं उन्हें 10% जो है वो याद रहता है, उन्हें 10% याद रहता है। जो बंदे लिखते हैं चीज़ों को, या सॉरी जो बच्चे जो है वो सुनते हैं चीज़ों को, हियर करते हैं, सुनने पे उन्हें 20% याद करते हैं। सिंपली तो पढ़ के छोड़ देना, तो जितना भी उन्होंने पढ़ा उसका 10% उन्हें याद रहेगा, जितना भी उन्होंने सुना है उसका 20% याद रहेगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 90% तक एक पूरा ऐसे पिरामिड दिया है लर्निंग का। इनके कहने का इन शॉर्ट ये मतलब है कि जितना ज़्यादा आप एक चीज़ में इन्वॉल्व होगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, ऐसे करके 10%, 20%। फिर उसके बाद आता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो, इमेजेस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, विजुअल्स देखते हो, तो आपको 30% याद रहेगा, है ना। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाई जा रही है, डेमोन्स्ट्रेट करवाया जा रहा है वो चीज़, तो आपको और ज़्यादा 50% याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपको बोला जाता है कि आप खुद उसमें रोल प्ले कीजिए, आप खुद इसमें इन्वॉल्व होए, ठीक है, आपको एक प्रेजेंटेशन दे दी जाती है कि आप खुद इस पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको 90% याद रहेगा, है ना। एक टॉपिक सिंपली आप पढ़ के छोड़ रहे हो या सुन के छोड़ रहे हो, और एक टॉपिक जो आपको खुद को समझाना है और बच्चों को समझाना है और सबके सामने रिप्रेजेंट करना है। लाइक आपको क्लासेस में प्रेजेंटेशन दी जाती है, आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करते हो उसको, तो रिप्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली सी बात आप उसे उतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और जितना ज़्यादा आप खुद इन्वॉल्व होगे उस चीज़ में, प्रैक्टिकली उस चीज़ को करोगे, तो आपको उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वो याद रहती हैं। लाइक ऑलमोस्ट 90% जितना आपने किया है वो आपको हमेशा याद रहेगा। सो ये बेसिकली लर्निंग पिरामिड है, जिसको हम कॉन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, ये कह लो कि कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है जिसको हम लर्निंग पिरामिड भी बोलते हैं। सो एक अमेरिकन एजुकेटर थे, कौन थे, एडगर डेल, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सो ये था हमारा कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, शॉर्ट में मैंने समझा दिया। आगे हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, दैट इज़ एक रिसर्चर है जो फेल हो गया है रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर हिज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। तो मतलब जो उसने रिसर्च हाइपोथेसिस सबसे पहले सेट किया था उसका क्या बनेगा, मतलब उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके ऊपर ये क्या एक्शन लेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली। अभी मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ नल हाइपोथेसिस होता क्या है। नल हाइपोथेसिस ये मान के चलता है कि कोई भी ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होगा दो वेरिएबल्स के बीच में जो है कोई भी खास डिफरेंस नहीं होगा। ये ऐसा नल हाइपोथेसिस में हम अजम्पशन लेके चलते हैं, हम लेट करके चलते हैं।
ले लिया, ठीक है। अभी क्या होता है, एट द एंड एक रिसर्चर है, उसको इस स्टेटमेंट को डिसअप्रूव करना होता है, यानी कि उसको इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना होता है, कि वो ये प्रूफ करने की कोशिश करता है एट द एंड कि नहीं भाई, दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस नहीं होता है, खास डिफरेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हमने ये स्टेटमेंट लेके चल रही है, हाइपोथेसिस सेट करके चल लिया है, ठीक है। एट द एंड एक रिसर्चर क्या ये प्रूफ करता है कि नहीं भाई, डिफरेंस होता है। मतलब कहने का, जो इसने नल हाइपोथेसिस सेट किया था सबसे पहले कि डिफरेंस नहीं होता है, उस चीज़ को इसने क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, उस चीज़ को डिसअप्रूव करने की कोशिश करता है एक रिसर्चर। इतना क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये चीज़ जो अभी डिसअप्रूव करनी है, जो नल हाइपोथेसिस है, इसको रिजेक्ट करना है, उसमें बंदा फेल हो गया, उसमें बंदा क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अभी नल हाइपोथेसिस है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, बट इस चीज़ को वो रिजेक्ट करने में नाकामयाब रहा, उस चीज़ को रिजेक्ट करने में फेल रहा। सो इफ़ रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस को फेल नहीं प्रूव कर सका, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर सका, सो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली जो उसने प्राइमरी हाइपोथेसिस सेट की थी, जो उसने मेन हाइपोथेसिस सबसे पहले सेट की थी, वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसे करनी ही पड़ेगी रिजेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो रिजेक्ट नहीं कर पाया, जो नल हाइपोथेसिस उसने सेट की थी उसको वो रिजेक्ट नहीं कर पाया, उसको वो डिसअप्रूव नहीं कर सका, उसको वो गलत प्रूफ नहीं कर सका। सो जो उसने स्टेटमेंट ली थी वो तो अपने भी गलत प्रूफ हो जाएगी ना। जो हम गलत प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं उसे तो हम कर नहीं पाए गलत प्रूफ, तो जो हमने स्टेटमेंट ली थी वो ऑटोमेटिकली गलत प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि हम इसको गलत नहीं प्रूफ कर सके, तो जो हमारी वाली हाइपोथेसिस थी वो ऑटोमेटिकली गलत प्रूफ हो जाएगी। सो इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे कि जो उसने प्राइमरी रिसर्च हाइपोथेसिस क्रिएट की थी वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सो इसका सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अभी क्वालिटेटिव रिसर्च का इन चारों में से कौन सा मेन फीचर है। सो इसका सही आंसर जो है वो बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो पॉजिटिविस्ट होता क्या है, उसका मीनिंग आपको बताती हूँ कि पॉजिटिविस्ट वो अप्रोच होती है, पॉजिटिविज्म बेसिकली वो अप्रोच होती है जिसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक पॉजिटिविस्ट जो बंदा हुआ है ना, जो एक पर्सन है वो पॉजिटिविस्ट हुआ, जो अप्रोच है वो पॉजिटिविज्म हो गई, है ना। पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंदर जो एक पॉजिटिविस्ट होता है वो क्या करके चलता है, वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करता है। वो ये मान के चलता है कि ऑब्जेक्टिविटी फर्स्ट नंबर पर रहेगी, ऑब्जेक्टिविटी फर्स्ट नंबर पर रहेगी, और जो चीज़ें वैलिड होंगी सिर्फ और सिर्फ वही सही मानी जाएगी। जिस चीज़ को आप प्रूफ कर सकते हो, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी आंखों के सामने, जिस चीज़ को आप सही प्रूफ कर सकते हो, जो चीज़ बेसिकली लॉजिकली वैलिड है, वही चीज़ वही इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सही मानी जाएगी। दैट मीन्स वो क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करके चलता था, ठीक है। सो ये रहता था क्वांटिटेटिव में। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वालिटेटिव का फीचर पूछा है, तो अभी ये सब कुछ जो है पॉजिटिव अजम्पशन होती है, ये क्वांटिटेटिव में होती है, तो क्वालिटेटिव में तो अवॉइड की जाएगी ना। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज क्वालिटेटिव के अंदर जो पॉजिटिविस्ट की अजम्पशन होती है उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट अजम्पशन जो होती है वो किस में यूज़ होती है, वो क्वांटिटेटिव में यूज़ होती है, ना कि क्वालिटेटिव में। सो क्वालिटेटिव में इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। सही आंसर फर्स्ट। चलते हैं सिक्स्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर। एक लर्नर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या, सेंसरी परसेप्शन की पावर होना, सेकंड थिंकिंग एबिलिटी, थर्ड पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, एंड फोर्थ एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर्स। इसमें से क्वेश्चन पढ़ के ही हमें आंसर पता लग रहा है। इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, दैट इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, जो एक सोसाइटी से कनेक्टेड करेगा, है ना। सोशल तो वही होगा जो सोसाइटी से कनेक्ट करेगा। अभी सोसाइटी से कैसे कनेक्ट करेगा, एक पर्सन ऐसा, एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, तो एक लर्नर जो है
अगर वो खुद को, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो लोगों से घुलता मिलता है, खुद को और जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उनसे अपने आप को रिलेट कर पाता है, उनसे मिलता है ना, और जो स्टूडेंट्स है उसके फ्रेंड सर्कल हैं उन सब से वो रिलेट करता है, टीचर्स हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बेसिकली जितने भी पर्सन्स आते हैं उन सब से वो रिलेट करता है। एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अनदर, खुद को दूसरों से रिलेट करने की एबिलिटी जो होती है वो एक पर्सन में, वो एक लर्नर में उसका सोशल कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। ठीक है, सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो सोसाइटी से कनेक्ट होता है। सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से बनती है। सो जब हम लोगों से कनेक्ट करेंगे, विद अदर्स कनेक्ट करेंगे, सो वो अपना क्या बन जाएगा? सोशल कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। चलते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ क्या बोल रहा है? विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होती है उसमें आपको बता दूं थोड़ा सा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना मतलब खुद को एनालाइज करना, राइट। खुद को जब हमें एनालाइज किया जाता है कि हम कितना हम सीखे हैं, कितना हमें सीखना बाकी है, ठीक है, हमने जो भी लर्निंग की है वो कितनी हमारे माइंड में गई है, हम कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं अपनी लर्निंग में, है ना। सो बेसिकली जितना भी हमने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अभी आप नेट का पेपर दोगे, आपने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है आपने, जब आप पेपर दोगे तो एट द एंड जो आपका रिजल्ट रहेगा वो ये बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपका रिजल्ट जितना ज़्यादा अच्छा आएगा उतना ज़्यादा अच्छा जो है, जितनी ज़्यादा स्कोरिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन रहेगा, मतलब उतना ज़्यादा, मतलब इवैल्यूएशन का रिजल्ट ये रहेगा उतना ज़्यादा कि जितना मतलब आपने जो है बहुत अच्छे से सीखा है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये इवैल्यूएशन का रिजल्ट रहेगा। वो कौन सी होती है? अभी सबमेटिव होती है। बट जो फॉर्मेटिव होती है, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, डेली आप पढ़ रहे हो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो? ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द स्टडी आप क्या कर रहे हो? एट द एंड ऑफ द डे आप अपना जो है खुद का टेस्ट ले रहे हो, खुद का टेस्ट ले रहे हो। आपने जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूरे दिन में किया है, उसी टीचिंग एप्टीट्यूड के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो और आपके मान लो आपने पूरे दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी टॉपिक किया है उसके आप 20 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो डेली के, ठीक है। अभी 20 में से 15 सही हुए हैं तो वो क्या हो गई, या 20 में से 18 सही हुए हैं, तो जितने सही होते हैं उससे आपको पता लग जाता है कि आपने कितना सीखा है, आपने कितना लर्न किया है, आपने कितना समझा है पूरे दिन में जो आपने किया है। सो ये क्या चल रहा है? अभी आपकी स्टडी कंटिन्यू है, जब भी कोर्स चल रहा होता है, जब भी टीचिंग लर्निंग चल रही होती है, उस दौरान जब एवेल्युएशन की जाती है ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग जहाँ पे वर्ड आ गया मतलब अभी चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में, सो ड्यूरिंग द टीचिंग एंड लर्निंग जब इवैल्यूएशन होती है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं एट्थ पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। कॉग्निटिव होता है ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो माइंड से रिलेटेड होता है, जो माइंड से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड होता है। अभी कोई पर्सन है, कोई लर्नर है, कोई बच्चा है, वो चीज़ों को याद कर रहा है, चीज़ों को वापस से रिकॉल कर रहा है माइंड में, है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, माइंड लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है। उसके अलावा जो है वो जो उसको इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, जो इसको इनपुट्स दिए जा रहे हैं, मान लो कोई टीचर बता रहा है तो उन इनपुट्स को वो समझने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है ना, उससे फिर वो क्या आउटपुट देता है उस पर डिपेंड करता है। सो ये तीनों की चीज़ों में अपना जो है माइंड से रिलेटेड होती हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड करती हैं ये तीनों चीज़ें। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या, एक सिंपली स्टेटमेंट है कि जो सही है उस पर विश्वास करना, बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, है ना। तो ये क्या हुई, ये सिंपली एक स्टेटमेंट हो गई है, ये अपने माइंड से रिलेटेड नहीं होती है कि हाँ भी इसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं या ज़्यादा, सो ये अपना कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं बनता है। जो पहले के तीन है वो बनेंगे। तो इसने क्या पूछा, नॉन कॉग्निटिव पूछा है, तो नॉन कॉग्निटिव कौन सा हो जाएगा? फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन एज स्ट्रेटजीज फॉर एडल्ट लर्नर्स इज नोन एज। इसने क्या पूछा है? ऐसे फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें जो है सेल्फ इवैल्यूएशन किया जाता है, खुद का इवैल्यूएशन किया जाता है, खुद को दूसरों की जगह पे रख के रोल प्ले किया जाता है, तो वो किस के अंदर होता है? सबसे बड़ा जो इसने हिंट दिया क्वेश्चन में वो है एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स जहाँ पे आ गए वहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? एंड्रागोगी बनेगा। ये बेसिकली दो अप्रोचेज, वैसे अप्रोचेज कई सारे होती हैं बट मेनली जो होती है वो दो अप्रोचेज होती है, पैडागोगी एंड एंड्रागोगी, राइट। जो पैडागोगी अप्रोच होती है वो बच्चों के लिए होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हर एक चीज़ सिखानी पड़ती है, शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक उन्हें सब सिखाना पड़ता है, सब बताना पड़ता है, ऐसे ऐसे करो, वो खुद से कुछ नहीं करते हैं। और जो एंड्रागोगी अप्रोच होती है ना,
वो बड़े बच्चों के लिए अप्लाई किए जाते हैं। लाइक आप हो गए, अभी आप कौन सी मतलब अगर लगभग सभी का कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मास्टर्स कर रहे होंगे, है ना। तो अभी इस स्टेज पे आके आप क्या करते हो, अब खुद की इवैल्यूएशन करना जानते हो, सीख गए हो, बड़े हो गए हो, है ना। ऐसे नहीं है कि आपको बताएगा टीचर आके ये करो वैसा करो, आज ये टॉपिक करना है ना। आप खुद इतने मैच्योर हो गए हो, एडल्ट हो गए हो कि सिंपली अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिले, थोड़ी सी गाइडेंस मिले तो आप फट्टे चक दोगे, है ना। मतलब आप कंप्लीटली अच्छे से उस टॉपिक को खुद से कर सकोगे, खुद की इवैल्यूएशन कर सकोगे, खुद के टेस्ट ले सकोगे खुद को इवैल्यूएट करने के लिए, है ना। सो ये होती है एडल्ट लर्नर्स के लिए एंड्रागोगी अप्रोच यूज़ की जाती है। सही आंसर सेकंड हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं 10th पे। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट्स फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जर्नलाइजेशन। इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च फॉर्मेट है जो फोकस करती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करना पड़ेगा, सेट करेंगे देन उसकी टेस्टिंग करेंगे, देन अगर वो सही प्रूफ हो जाता है देन उसको जर्नलाइज कर देंगे, मतलब पूरी यूनिवर्स पे अप्लाई कर देंगे, राइट। ऐसा ही होता है। सो इनमें से कौन सी ऐसी रिसर्च रहती है, सो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या रहता है, जब एक चीज़ हो चुकी है, एक्स पोस्ट फैक्टो कौन सी होती है, जब एक चीज़ हैपन हो चुकी है, कोई सिचुएशन हो चुकी है, उसके बाद हम उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, राइट। मतलब कहाँ क्या किस वजह से ये हुआ है, ये रिजल्ट रहा है, क्या कोज बना, क्या इफेक्ट बना, राइट। और एक्सपेरिमेंटल में भी हम क्या देखते हैं, हम कैजुअल रिलेशनशिप को देखते हैं कि किस एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम इसमें लेके चलते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, किसका इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे कर रहा है। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर पड़ेगा इफेक्ट, और जो इंडिपेंडेंट है उसकी वजह से पड़ेगा, है ना। इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट वाले पे इफेक्ट पड़ेगा। सो वही चीज़ हम इसमें देखते हैं। और एक्स पोस्ट फैक्टो में भी यही होता है कि एक सिचुएशन हैपन हो चुकी है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न रहा, क्या इफेक्ट हमें उसमें पता होता है कि ये इफेक्ट रहा, बट उसका हम कोज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या, लाइक कोई बंदे की डेथ हो गई है तो उसके बाद हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। तो मतलब कि क्या उसको डिजीज़ था, क्या बीमारी थी, कैसे डेथ हुई, क्यों डेथ हुई, है ना। सो बेसिकली ये चीज़ होती है एक्स पोस्ट फैक्टो में। सो दोनों ही केसेस में हम पहले हाइपोथेसिस टेस्ट सेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, देन उसको जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। सो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं और 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन सीधा इसीलिए आया है क्योंकि जो बीच वाले 5 क्वेश्चन है पैसेज के वो मैंने रिमूव किए हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन मैंने रिमूव किए हैं जो कि पैसेज के आएंगे, बिकॉज पैसेज पूरा पढ़ना होता है तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पैसेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं पैसेजेस भी लेके आऊँगी। सो बेसिकली इसमें से सिर्फ और सिर्फ पैसेज के 5 क्वेश्चन निकाल के बाकी के जो 45 क्वेश्चन है वो मैंने इसमें सारे लिए हैं, ठीक है। वो सारे इसमें कवर अप किए हैं मैंने। सो चलते हैं 16th पे। 16 से आगे 50 तक कॉन्टीन्यूटी में है। 16th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है, बढ़िया हो रही है, तो उसमें से ऐसे कौन से बैरियर्स, कौन सी बाधाएं आती है, कौन सा ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैरियर्स क्रिएट करती है और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। सो सिंपल सी बात है कि अगर लैंग्वेज सिंपल होगी तो उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अभी यही मैं बहुत ज़्यादा से टिपिकल सी लैंग्वेज यूज़ करूँ, फुल ऑन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टिपिकल से वर्ड यूज़ करूँ तो आपके आई थिंक काफ़ी बच्चों के समझ नहीं भी आए, है ना। और मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम, आपको भी समझने में प्रॉब्लम, दोनों साइड से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। सो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा सिंपल रहती है उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है ना, उतना ज़्यादा सामने वाले को समझ आता है। तो अगर सामने वाले को समझ आ रहा है तो समझाने वाले को भी मज़ा आता है ना, समझाने में मज़ा आता है। सो लैंग्वेज जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा कम्युनिकेशन। और आगे क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन में इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अगर बहुत ज़्यादा से टिपिकल से सेंटेंसेस बना दोगे कि सामने वाले के ऊपर से जाए तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो जितना इजी रहेगा कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस का उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। सो अभी ये दोनों तो ऑप्शन हो गए इफेक्टिव के, तो जो बचे वो क्या हो गए, वो बैरियर हो जाएंगे। जो 2 ऑप्शन बच गए हैं वो बैरियर होंगे, इनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन पाता है। तो किन की वजह से, ए एंड सी, यानी कि सही आंसर इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका 4th नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। अभी बी और डी की वजह से तो इफेक्टिव बनता है, ए और सी की वजह से क्यों नहीं बनता है वो थोड़ा आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहला है पॉलीसेमी। पॉलीसेमी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे मीनिंग्स एग्जिस्ट करते हैं एक वर्ड के, वर्ड तो है एक,
ठीक है, उसके मीनिंग 36,000 दे देते हैं, मतलब बहुत सारे दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें एक कोई भी जो लर्नर है, कोई भी जो लिसनर है, बेसिकली लिसनर कहूँगी वर्ड यूज़, जो लिसनर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कोई वर्ड सामने वाले ने यूज़ किया तो वो किस सेंस में यूज़ किया है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है। कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है, कई बार क्योंकि इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है बट इसके जो मीनिंग्स होते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं, वो बहुत सारे निकलते हैं। सो इन दैट केस कई बार वो बैरियर बन जाता है। सो ए क्या रहेगा, पॉलीसेमी बैरियर रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं सी ऑप्शन पे, दैट इज क्लिचेस का यूज़ करना। अभी क्लिच क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा आइडिया या कोई भी ऐसा वर्ड जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ हो जाता है। एक अब मैं मान लो कि लेक्चर दे रही हूँ या कोई भी आप पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, नॉर्मल बातचीत भी कर रहे हो, सो इन दैट केस अगर वो कोई ऐसा आइडिया है जो आपको बार बार सुना रहा है, एक ही आइडिया को 10 बार रिपीट कर दिया उसने, तो ना तो उसका रियल मीनिंग रहेगा वो, है ना। जब एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे तो ना तो उसका वो रियल मीनिंग रहता है और ना ही इंटरेस्ट रहता है ना। अब जब सामने वाला बंदा है वो बोर हो जाएगा ना। अगर आपको कोई आपका दोस्त आके कोई आइडिया सुनाए और उस आइडियाज़ को उसने 10 बार रिपीट कर दिया, थोड़ी आधे घंटे के अंदर अंदर ही वो बार बार उस आइडिया को रिपीट कर रहा है, तो आप एक तो इंटरेस्ट भी लूज़ कर दोगे, इरिटेट हो जाओगे और इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे, और साथ में उसका रियल मीनिंग भी वो नहीं रहेगा जो पहली बार में आपको समझ आया था, है ना। अगर क्योंकि होता है ना भी एक चीज़ का ओवर होना भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो अगर आपको एक चीज़ बार बार समझाई जा रही है तो इन दैट केस भी उसका रियल मीनिंग लूज हो जाएगा। सो इसे हम बोलते हैं क्लिचेस। सो अगर पॉलीसेमी है, मतलब एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप क्लिचेस का यूज़ कर रहे हो, सो इन दैट केस वो बैरियर्स बन सकते हैं। अकॉर्डिंगली फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है अभी ये देखते हैं। इसमें ऑन अ मैप, एक मैप पे 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 250 माइल्स, ठीक है, 250 माइल्स रिप्रेजेंट कर रहा है 1 इंच। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इफ दे आर 4 इंटू में, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, 4 इंटू में 1/2 इंचेस अपार्ट ऑन द मैप। सिंपली इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 250 माइल्स, तो इतने 4 इंटू में 1/2 4.5 इंच कितने रिप्रेजेंट करेगा माइल्स, मतलब वो कितना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये निकालना है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 इज इक्वल टू 250 है, ठीक है, 1 इंच में 250 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लें सिंपल लैंग्वेज में, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, सो इसको हम 9/2 भी लिख सकते हैं, राइट। अभी 9/2 है, एक सेकेंड रुकिए, इसको हमने कितना लिख लिया, 9/2 लिख लिया, ठीक है। अभी एक में 250 है तो 9/2 में कितने होंगे, जब हम 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2 से तो हमें वो 9/2 इंच में पता लग जाएंगे कितने माइल्स है। तो सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको किया 125 आ गया, 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही आंसर जो है वो 1125 माइल्स आ जाएगा, दैट इज़ 1125 माइल्स डिस्टेंस इसमें रहेगा। सो इसका सोल्यूशन है। आगे हम चलते हैं, बी आंसर इसका सही हो जाएगा 2। आगे हम चलते हैं 18th पे। क्या बोल रहा है, एक अजर्शन दी हुई है, एक रीज़न दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक उसका रीज़न दिया हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि अजर्शन के ऊपर। द कोरिलेशन फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज़ विटल फॉर एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मास मीडिया का जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के साथ, वो, है ना। मतलब जो मास मीडिया है, जो मीडिया है बेसिकली, और जो सोसाइटी है, उन दोनों का जो आपस में कोरिलेशन है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये इसने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है जी, बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं रीज़न पे, क्यों रहता है वो बता रहा है इसमें। रीज़न में क्या बोल रहा है, दैट इज़ इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स दैट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन शेप एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है रीज़न वाला, कि जो इंटरप्रिटेशनल यानी कि जब हम इंटरप्रेट करते हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, जो कि एक सोसाइटी के लोगों की ओपिनियन जो होती है, जो पब्लिक की ओपिनियन है उसको शेप अप करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। अभी फॉर एग्जांपल आप टीवी पे किसी प्रोडक्ट की ऐड देख रहे हो, पहले आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बट जब आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, जब आपने मास मीडिया के थ्रू यानी कि टेलीविज़न के थ्रू, मीडिया के थ्रू आपने क्या नाम है,
एडवर्टाइजमेंट देखा उस प्रोडक्ट की, तब आप उससे इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, प्राइसेस भी ठीक है, हमें लेके आना चाहिए, एटलीस्ट यूज़ करके देखना चाहिए एक बार, हाँ हमें होता है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो ओपिनियन है, हमारी जो राय है, पहले हम उस प्रोडक्ट को जानते हुए नहीं थे और अब फिर हम उसको यूज़ किया, हमने उस प्रोडक्ट को, बहुत अच्छा निकला अभी प्रोडक्ट। इससे हमारा जो उसके लिए जो ओपिनियन है, जो राय है, वो शेप अप हुआ कि नहीं हुआ, वो इन्फ्लुएंस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, डेफिनेटली हुआ। सो ये किसकी वजह से होता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आती है, जब पब्लिक रिलेशन आते हैं, तो उनको इंटरप्रेट हम करते हैं और इनको इंटरप्रेट करने के बाद हमारा जो ओपिनियन है वो इन्फ्लुएंस होता है। और वो तभी इन्फ्लुएंस होगा ना, मतलब ये इन्फ्लुएंस होता है इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से जो मास मीडिया का रिलेशनशिप रहता है सोसाइटी के साथ, वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली रीज़न भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी सही है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, अकॉर्डिंगली फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। अभी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि इफ़ द नंबर 345xy इज डिविजिबल बाय 90 देन x + y कितना होगा, ये इसने सिंपली स्टेटमेंट में पूछा है। आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नंबर कितना है, 345xy, राइट, 345 एक्स वाई। अभी इसने क्या पूछा है, डिविजिबल है 90 से, यही बोला इसने 345 एक्स वाई अगर डिविजिबल है 90 से, ठीक है। अभी ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे एक सेकेंड रुकिए, इसकी जगह पे जो है 90 की जगह पे आप 90 इंटू में 10 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 इंटू में 10 पे 9 इंटू में 10 भी क्या होगा, 90 ही होगा ना। सो इसको आप 9 इंटू में 10 भी लिख सकते हैं, 90 भी लिख सकते हैं, है ना। सो अभी अगर कोई नंबर 90 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 90 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट। इतना ही बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 90 से भी डिविजिबल है तो इसको हम अगर ऐसे तोड़ के लिखते हैं तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा और वो 9 से भी डिविजिबल होगा, है ना। अब चलते हैं इसको आगे, फिर से इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि अभी अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसके लास्ट में क्या आएगा, ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। अभी यहाँ पे क्या था, y था, अभी वो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में जीरो तो चाहिए ना, तभी तो वो 10 से डिवाइड हो पाएगा, राइट, पूरा पूरा डिवाइड हो सकेगा। अगर ज़ीरो होगा तो हम y की जगह पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। y की जगह पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये 10 से डेफिनेटली कट जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगी, ऑटोमेटिकली 10 से डिवाइड हो गया, ठीक है, 10 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो y है उसकी वैल्यू तो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई इस पूरे के पूरे प्रोसेस से, ठीक है। अभी हम चलते हैं, इधर लिख लिया हमने ज़ीरो, ठीक है, y की जगह पे। अभी हम 10 से तो हमने डिविजिबल करके देख लिया। अभी सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 90 है तो 90 को जब हम दो टुकड़ों में लिखेंगे 9 इंटू में 10 तो वो 10 से डिविजिबल तो हमने कर दिया। अभी 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए तो नीचे लिख देते हैं 9। अभी ये 9 से कम कब डिविजिबल होता है, कोई भी डिजिट है वो 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसका सम जो है वो क्या होता है, वो भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर आप चाहते हो कि 9 से डिविजिबल हो तो इसका जो सम है, हर एक टर्म का आपस में जो सम है वो भी 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, पूरा का पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल होगा। अब इसका हम सम करते हैं, अगर 3 + 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 + 5 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 आ गया कि नहीं आ गया, प्लस में हमारे पास ज़ीरो पड़ा है तो मतलब इसका 12 सम बन गया अब तक। तो अभी यहाँ पे x में हम क्या पुट करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, सबसे छोटा से छोटा नंबर हम क्या इसमें रख सकते हैं, हम इसमें 6 नंबर रख सकते हैं, क्योंकि जब हम 12 में 6 प्लस करेंगे तो वो मिलके क्या बनेंगे, 18 बनेंगे, वो मिलके क्या बनेंगे, 18 बनेंगे। और 18 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पूरा पूरा इस पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। एक सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम जब 6 पुट करेंगे तो इसका पूरे का टोटल हो जाएगा 18 और वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। पहले हमने क्या किया, 10 से इसको डिविजिबल कर दिया तो इसमें हमने 0 ले लिया वैल्यू y की 0 लिया तो वो 10 से डिविजिबल हो गया। x की जगह पे हमने क्या लिया, यहाँ पे
x की जगह पे हमने 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया तो वो इन सब का टोटल किया तो वो 9 से भी डिविजिबल हो गया। अब कोई ऐसा नंबर है वो 9 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 90 से भी हो रहा है ना। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि हमने 6 नंबर ऐड किया है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इसने पूछा क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो x कितना है, 6 है, y कितना है, 0 है, दोनों का टोटल करेंगे तो 6 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि इसका सही आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैथ का ये क्वेश्चन था। आगे हम चलते हैं, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं 20th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स जो रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन चारों आर्ग्यूमेंट में से ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर प्रेमिसेस और कंक्लूजन के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसिटी है, ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना। तो अभी इन चारों में से कौन सा होगा, इन चारों में से होगा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, जो होता है जिसमें प्रेमिसेस और कंक्लूजन के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, पहले से ही कुछ ना कुछ थियोरी बनी हुई होती है ना, पहले कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकला होता है या कुछ ना कुछ थियोरी बनी होती है, उसको हम वैलिडेट करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, तो हम नीचे 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 आते हैं, इसके प्रेमिसेस तक पहुंच जाते हैं। जो स्टार्टिंग में फलाने बंदे ने, कोई भी XYZ बंदे ने प्रेमिसेस सेट किए थे, तो हम उसको चेक करते हैं, तो हम कंक्लूजन से वापस नीचे आते हैं डिडक्टिव में, राइट। तो अगर हमने कंक्लूजन को चेक करना है, कंक्लूजन को वेरीफाई करना है, उसको वैलिडेट करना है, तो हम उसके प्रेमिसेस तक जाएंगे ना। तो अगर कंक्लूजन सही है तो उसके प्रेमिसेस तो एग्जिस्ट करने चाहिए ना, तभी तो हम उसको चेक करेंगे। अगर उसके प्रेमिसेस ही नहीं है या फिर प्रेमिसेस कुछ और ही सेट कर रखे हैं, कंक्लूजन थ्योरी कुछ और ही बना रखी है, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही है, तो हम वैलिडेट कैसे करेंगे, तो वो तो डिडक्टिव हो भी नहीं पाएगा ना, वो थ्योरी मतलब वो सही नहीं है, राइट। सो बेसिकली अगर कंक्लूजन एग्जिस्ट कर रहा है, सो वो क्या करेगा, जो प्रेमिसेस है वो भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करेगा, तभी उस कंक्लूजन को वेरीफाई करने के लिए हम प्रेमिसेस तक जाते हैं, तभी उसको रिलेट कर पाएंगे, राइट। सो इसमें क्या होता है, डिडक्टिव इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव में अभी जैसे कैसे होता है, इंडक्टिव में तो हम पहले प्रेमिसेस सेट करते हैं, राइट, प्रेमिसेस हम छोटी छोटी चीज़ों को, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर जाके हम थ्योरी बनाते हैं या फिर जाके हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, राइट। सो इसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप जो है वो बाद में बनता है, मतलब हो सकता है वो गलत भी प्रूफ हो जाए, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स कुछ जगह तो वो अप्लाई हो रहा है, बट जब हमने कंक्लूजन निकाला, थ्योरी बनाई, तब वो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, या बाकी जगहों पे तो हो सकता है वो रिलेशनशिप ना भी एग्जिस्ट करे। बट जो डिडक्टिव होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थ्योरी बनी हो चुकी होती है, ऑलरेडी उसमें प्रेमिसेस पहले से सेट होते हैं और उसी को हम वेरीफाई करते हैं, तो इस वजह से रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना ही होना चाहिए। सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 21st पे, क्या बोल रहे हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा सिक्वेंशियल ऑर्डर सही है, इन सारे एलिमेंट्स का क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा सिक्वेंशियल सही है, ठीक है, कौन सा इसका ऑर्डर है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे पहले एक जो स्टूडेंट है वो क्या होगा, वो अवेयर होगा किसी भी टॉपिक के बारे में, देन उसका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, देन उस चीज़ को आप इवेल्युएट करोगे, आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, एट द एंड आपको नॉलेज गेन हो जाएगी, उस टॉपिक के आप मास्टरी हो जाओगे, ठीक है, उस टॉपिक के आप मास्टर बन जाओगे, उस टॉपिक में आपकी मास्टरी हो जाएगी, आपको एट द एंड नॉलेज गेन हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो अवेयर होगे ना उस टॉपिक के बारे में, आप थोड़ा जानने की कोशिश करोगे क्या है टॉपिक क्या नहीं है, सीधा ही तो नहीं नॉलेज आप गेन कर लोगे, पहले स्टार्टिंग स्टेप बिल्कुल होता है वो अवेयरनेस से होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते 22 पे, 22 क्या बोल रहे हैं, रेशो निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया है सर्टेन अमाउंट से एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 years एंड 12 years, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न किया है उसका रेशियो निकालना है। अभी सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है ना वो सेम है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे दिया कि जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो सेम है। अगर इंटरेस्ट रेट सेम है तो सिंपली हम इसको 9:12 कर सकते हैं, इससे हमारा सिंपली रेशियो निकल आएगा, क्योंकि हमें इसने क्या पूछा है
कि 2 पीरियड हैं, पहला है 9 साल का, दूसरा है 12 साल का, ठीक है, और उस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल सेम है। तो हमें सिंपली ये निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो अर्न किया है 9 साल में और 12 साल में, उसका रेशो निकालना है। जब रेट ही सेम है तो सिंपली हम रेशो निकाल लेंगे। इसको जब कट करेंगे आपका 3:5 आ जाएगा, 3 के टेबल पे ये कट जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो 3:3:4 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी, एक सेकेंड। 23rd क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, एक क्लोज्ड सर्कल में बैठे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। ये हमने बना दिया जी सर्कल, ठीक है, सर्कल बना दिया। 6 फ्रेंड्स हैं, सेंटर की तरफ उनका मुंह है, ठीक है, सेंटर की तरफ इनका मुंह है और एक क्लोज सेंटर में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें किसको, हम लेंगे ई को लेंगे। सबसे पहले हमने ई लिया, तो ई क्या बोल रहे हैं, ई इज टू द लेफ्ट। ई हमने ये बना दिया ई, ठीक है, ये हमने बना दिया ई। ई जो है वो लेफ्ट में बैठा है डी के, डी बना दिया इधर। डी के किस में बैठा है, डी के लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है, ठीक है जी, बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी बीच में है ए और बी के, सी बीच में है ए और बी के। तो हमने यहाँ बिठा दिया सी को, यहाँ बिठा दिया सी को। अभी सी क्या है, बीच बचाले हैं ए और बी के, मतलब ए और बी को आसे पासे कर दिया। ए और बी को एक साइड ए को बिठा दिया, एक साइड बी को बिठा दिया और सी को इसके बीच में बिठा दिया। सी इज बिटवीन है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एफ इज बिटवीन ई एंड ए। अभी ये रहा ई हमारा और ये रहा ए, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। इसको भी हमने बिठा दिया, एफ को भी। सो ये हमारा पूरा सर्कल बन गया जिसमें हमने क्या किया, 6 के 6 फ्रेंड्स को बिठा दिया। 6 का मुंह क्या है, वो क्या है, सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ इनका फेस है। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, हु इज द राइट ऑफ सी। सी का राइट कौन सा है। अभी आप फोन को है ना ऐसे घुमा के देखना, सी है जो, सी का राइट कौन बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अगर आप नीचे से देखते हो, यहाँ से देखते हो, एक सेकेंड, ये एक सर्कल है आपका, ठीक है। इस यहाँ पे एक बंदा बैठा है, सो इसके राइट में कौन बैठा है, यहाँ पे ये पर्सन बैठा है। बट अगर वही बंदा यहाँ पे बैठा है, सेंटर की तरफ इसका मुंह है, तो इसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो इधर वाला राइट होगा। ये चीज़ अब बड़े ध्यान रखना। कई बार हम क्या करते हैं, इधर बंदा बैठा है उसका राइट हैंड ये होगा, ठीक है, इधर बंदा बैठा है तो उसका राइट हैंड ये होगा। नॉर्मली हम ऐसे सीधे बैठते तो हम ये देख लेते हैं हमारा राइट हैंड कौन सा है, तो हम इस बंदे का भी राइट हैंड देख लेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि ये बंदा सेंटर की तरफ ऐसे फेस करके बैठा है, तो इसका राइट कौन सा बनेगा, इसका राइट ये वाला बनेगा। सो सी यहाँ पे था, तो सी के राइट में यहाँ पे ए बैठा था, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 23rd का ए हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 24 पे। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 60% ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 40% ऑफ ए प्लस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, 60% बोल रहा है, ठीक है, किसका बोल रहा है, ए माइनस बी का, और इज इक्वल टू में 40% बोल रहा है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है ये। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको कट कर दो, 60 को 40 के साथ कट कर दो। आप चाहे तो आप इसको नीचे ला के भी कर सकते हो अगर लॉन्ग में करना है, बट पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो सिंपली इक्वल का साइन है तो सिंपली कट जाते हैं। 60 को अगर हम 40 से कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2, 2 के टेबल पे कट जाएंगे सिंपली, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 गया 2 पे और 2 के टेबल पे 6 के 3 पे, तो 3 इंटू में 2 आ गया। अभी ये 3 इंटू में 2 आ गया, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, 3a माइनस बी इज इक्वल टू में 2a प्लस बी। बन गया कि नहीं बन गया, इतना बन गया, इतना क्लियर है। एक सेकेंड रुकिए, ये इतना बन गया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3a बन गया, माइनस में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3b बन गया, इज इक्वल टू में इधर 2a बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a की टर्म्स हम एक साइड ले लेंगे और b की टर्म हम एक साइड ले लेंगे। जब हम 3a है इसमें इधर इसको लेके आएंगे तो ये माइनस में 2a हो जाएगा, और जब हम ये 2b है इसको इधर माइनस वाला इज इक्वल टू में आके इधर प्लस बन जाएगा, तो ये 2b में जब हम प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3b इधर आ जाएगा।
जाएगा। बेसिकली इसमें हमने किया क्या है, ए वाली टर्म्स हमने एक साइड कर दी और बी वाली टर्म्स हमने एक साइड कर दी है, ठीक है। तो जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो अकेला ए बच जाएगा और 3 + 2 करेंगे तो इज इक्वल टू में यहाँ पे अपना 5b आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 + 2 5b आ गया और यहाँ पे a आ गया, ठीक है। तो अभी हमारे एट द एंड हमारे पास क्या निकल के आ गया, एट द एंड हमारे पास क्या निकल के आ गया, a इज इक्वल टू एक सेकेंड, a इज इक्वल टू 5b हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी इतने इसमें क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट % ऑफ a इज b। a मान लो a फॉर एग्जाम्पल 100 है तो 100 का कितना परसेंटेज b है, हमें वो चीज़ निकालनी है। a हमने लेट कर लिया 100 है तो अब इसमें हमें b निकालना है। तो जो ये 5 है मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, जब अब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 20। सो अगर a 100 है तो जो b है वो उसका 20% है। तो इसने यही तो पूछा है क्वेश्चन में, a का कितने परसेंटेज b है। सो a अगर 100 है तो उसका 20% जो है वो क्या है, b है, ठीक है। a है वो 100 है और उसका जब हम 20% करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो अपना आ जाएगा b आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली फर्स्ट। आगे हम चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोपोजिशन। क्या बोल रहा है, ऑल जजेस, ऑल आ गया, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, सम नहीं ले रहा, कुछ एक नहीं ले रहा, सारे के सारे ले रहा है। अगर ये कुछ एक लेता है तो क्या होता है, पर्टिकुलर होता है। अब ऑल ले रहा है तो क्या, कोई यूनिवर्सल यानी कि पूरी यूनिवर्स को लेके चल रहा है। तो ये तो क्लियर है यहाँ से कि यूनिवर्सल होगा आंसर, है ना। पर्टिकुलर को तो आप निकाल ही दो बिकॉज सम नहीं है, यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, ऑल की बात कर रहा है तो यूनिवर्सल हो गया। उसके बाद आर फेयर माइंडेड, पॉजिटिव बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा ऑल जजेस आर नॉट फेयर माइंडेड, नॉट नहीं आया, नेगेटिव बात नहीं कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है तो अफर्मेटिव होगा। जहाँ पे पॉजिटिव बात हुई है वहाँ पे अफर्मेटिव होता है, जहाँ पे नॉट वर्ड आ जाता है, नॉट वर्ड आ जाता है वहाँ क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बात हो रही है और प्लस सारी की सारा सबकी हो रही है, ऑल की हो रही है, तो सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। फर्स्ट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम कंटेंट प्रोड्यूस्ड फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र विल लीड टू। अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़र के लिए कंटेंट प्रोड्यूस किया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली पर्सनलाइजेशन ही तो बोलेंगे। मतलब पर्सनली, मान लो किसी स्टूडेंट ने बोल दिया कि हमें तो पर्सनली नोट्स चाहिए, हमें जो है कंप्लीट कोर्स के नोट्स चाहिए, हम पेमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे। तो हम एक टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है स्पेसिफिक यूज़र के लिए, तो उसके हिसाब से कर रहा है, जैसा जैसा उसको चाहिए वैसा वैसा कर रहा है, तो वो क्या होता है, पर्सनलाइजेशन हो जाती है। आगे चलते हैं 27th पे। इन्फेरेंस जिसको हम अनुमान भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इन इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन, मतलब इंडियन लॉजिक में उसका क्या उसका वो बताना है, इज रूटेड इन, क्या इसमें इन चारों में से सही ऑप्शन होगा। इन्फेरेंस यानी कि जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी प्रायर नॉलेज होती है, प्रायर नॉलेज के बेसिस पे हम आगे का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक उनको पहले का एक्सपीरियंस होता है, प्रायर नॉलेज होती है, उस बेसिस पे जब वो फ्यूचर के लिए अनुमान लगाते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुमान लगाना, ठीक है, इन्फेरेंस लगाना। ऐसा 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 हुआ था तो आगे ऐसा हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है, अनुमान लगा रहे हैं हम। तो इसमें इसने पूछा इंडियन लॉजिक इज रूटेड इन चारों में से सही ऑप्शन इसका होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन में बोल क्या रहा है, इन वेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन मिडल टर्म एंड मेजर टर्म, ये इसका सही आंसर होगा। भी ये कैसे होगा, कॉन्कॉमिटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं व्याप्ति, कॉन्कॉमिटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं व्याप्ति। मिडल टर्म कौन सी होती है हमारी, मिडल टर्म साधना होती है, ठीक है, और मेजर टर्म को हिंदी में हम बोलते हैं साध्य, ठीक है। मेजर टर्म को हम बोलते हैं साध्य और जो मिडल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं साधना, ठीक है, साधना, एन लिख दिया, साधना। तो ये होता है इन टर्म्स का मीनिंग। और इनवेरिएबल मतलब एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। इस जो इन्फेरेंस होता है, जो अनुमान होता है, वो हम किस बेसिस पे निकालते हैं, अगर हमारे पास प्रायर नॉलेज है और व्याप्ति हमारे पास प्रेजेंट है, व्याप्ति की हमारे पास नॉलेज है, उसके थ्रू अगर हम फ्यूचर में कोई भी अनुमान लगा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस निकालना, ठीक है। मिडल टर्म यानी कि अपना साधना
और मेजर टर्म यानी कि साध्य। तो मेजर टर्म और मिडल टर्म के बीच में अगर व्याप्ति की नॉलेज एक पर्सन को प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक पर्सन के पास व्याप्ति की नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है बाय द वे ऑफ व्याप्ति, और वो एग्जिस्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मतलब एक पर्सन को व्याप्ति की नॉलेज होती है तभी वो सही तरीके से, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब होगा ही होगा अगर व्याप्ति की उसको नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है बाय द वे ऑफ व्याप्ति मिडल और मेजर टर्म के बीच में, देन डेफिनेटली जो है वो उसका जो अनुमान है वो सही होगा, और डेफिनेटली वहाँ पे वो जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। अभी इनमें थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको, छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू से मीनिंग बताती हूँ कि अगर बादल हैं, मतलब अगर क्लाउड्स हैं, पूरे से काले काले बादल हुए पड़े हैं, तो हो सकता है बारिश हो, है ना, हो सकता है बारिश हो। हमने ये अनुमान लगाया कि आज पूरे से बादल हुए पड़े हैं, पूरे से ब्लैक ब्लैक हुए पड़े हैं, बारिश का मौसम है तो बारिश आ सकती है। तो वहाँ पे क्या अनुमान लगाया हमने, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हो सकता है, हो सकता है ना भी हो बारिश, ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर बादल ऐसे हुए पड़े हैं सारे तो बारिश होगी ही होगी, ज़रूरी तो नहीं है ना। हाँ, हमने अनुमान लगाया कि हो सकती है, ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बट वहीं दूसरी साइड हमने क्या किया, इसके ऑपोजिट लेके चलें कि बारिश हो रही है, बारिश एट प्रेजेंट हो रही है, तो हमने अनुमान लगाया कि डेफिनेटली बादल आए हुए हैं। तो बारिश तो तब भी होते हैं ना जब बादल आए होते हैं, जब बादल ऐसे प्रॉपर बारिश वाले बनते हैं, पूरे ऐसे ब्लैक या पूरे फुल ऑन ब्लू वाले बनते हैं, तभी जाके तो बारिश होती है ना, ऐसे तो नहीं होती है ना। सो बेसिकली वहाँ पे क्या है, अगर ऑलरेडी बारिश हो रही है तो डेफिनेटली क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स होंगे, तो ये रिलेशन क्या होगा, ये इनवेरिएबल रिलेशन हो गया। ये इनवेरिएबल रिलेशन हो गया, मतलब वो हमारा अनुमान सही है और वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो ऐसे ही होता है, जहाँ पे व्याप्ति की नॉलेज प्रेजेंट होती है वहाँ पे रिलेशन इनवेरिएबल होता है। तो ये मतलब जो है इन्फेरेंस का इंडियन लॉजिक में मेन इसको माना जाता है, इज रूटेड इन दिस वन, ठीक है। सो इसका सही आंसर होगा 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 27th क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं 28th पे। 28th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्री सपोजेज। अगर एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपली हम वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का साथ साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या उसमें हम लेट करके चलते हैं पहले कि हम नए फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, है ना। मतलब जो नए तरीके हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई नई एप्लीकेशंस है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हम यही तो लेके चलते हैं, प्री सपोज लेके चलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि ऑडियंस बिल्कुल ऐसे सुनती नहीं है दैट्स वाई यूज़ कर रहे हैं, है ना, या फिर ऐसे लग्जरियस बनाने के लिए क्लास को, ऐसा तो नहीं हम लेके चलते हैं ना। नॉर्मली हम जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम प्री सपोज करके चलते हैं, पहले से ये मान के चलते हैं कि हम न्यू फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ बच्चों को सिखाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। सही आंसर 4th। आगे चलते हैं 29th पे। 29th जो है वो ब्लड रिलेशनशिप का थोड़ा क्वेश्चन आ गया है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ABCDEF 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, इन विच 2 मैरिड कपल्स हैं। क्लियर हो गया, 6 मेंबर्स हैं, 6 में से जो है 2 जो है वो क्या है, वो कपल हैं, 2 वो कपल हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आगे क्या बोल रहा है, ई इज़ मैरिड टू डॉक्टर, डॉक्टर से मैरिड है। आगे इसको हम थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं साथ साथ, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ई है, ई जो है वो किससे मैरिड है, वो मैरिड है किससे, डॉक्टर से, डॉक्टर से, ठीक है, DO लिख दिया मैंने, डॉक्टर से। इज़ टीचर, अभी आगे क्या बोल रहा है, ई टीचर है, तो इसके आगे मैंने टी लिख दिया, ई क्या है, टीचर है, मैरिड है डॉक्टर से, इतना क्लियर है। अभी ये कौन है, डॉक्टर कौन है, ये मदर है किसकी, C&F की, ये मदर है C&F की, इसके नीचे बना दिया C और F, मतलब इसके बच्चे हैं, इस डॉक्टर के बच्चे हैं C और F, और इन दोनों के बच्चे हो गए बेसिकली, ठीक है। तो ये बच्चे हैं किसके, C और F के। अभी ये कौन है डॉक्टर, जो ये डॉक्टर है ये मदर है, मदर होगी मतलब ये फीमेल होगी कि नहीं होगी, तो मतलब जो डॉक्टर है वो कौन होगी, ये फीमेल होगी, FE लिख दिया। मतलब जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वैसे वैसे आप लिखते रहिए, ठीक है।
सबसे पहले इतना दोबारा से समझाती हूँ। ई जो है वो कौन है, टीचर है, ठीक है। इसकी जो वाइफ है, जो ये मैरिड है, किससे मैरिड है, डॉक्टर से। अभी डॉक्टर मदर है तो वो फीमेल हो गई, मतलब जो ई टीचर है वो हस्बैंड हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। ई हस्बैंड है, जो डॉक्टर है वो फीमेल है, वो इसकी वाइफ है, टीचर की वाइफ है। इनके 2 बच्चे हैं, सी और एफ, ठीक है। सी और एफ इसके बच्चे हैं। आगे हम चलते हैं आगे वाली स्टेटमेंट पे। बी द लॉयर, यहाँ पे लायर नहीं आएगा, यहाँ पे लॉयर आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, LAW आएगा बीच में, ठीक है। बी जो है वो लॉयर है, इज़ मैरिड टू ए। अभी ए से मैरिड है बी। आगे हम बना देते बी और ए। ये हमने बना लिया बी और ये हम नाम बना लिया ए, ठीक है। ए बी जो है वो लॉयर है, ठीक है। LA लिख दिया यहाँ पे। ये किससे मैरिड है, ये मैरिड है ए से, ठीक है जी। इतना क्लियर है। आगे हम चलते हैं। बी जो लॉयर है वो मैरिड हो गया ए से। अभी ए हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन। ए जो है, ए है, ये ए हो गया। इसका एक तो है लड़का, एक तो है इसका लड़का और एक है लड़के का लड़का, एक है लड़के का लड़का, ठीक है। मतलब एक इसका खुद का लड़का है और इसको उसका बच्चा है, ऐसा इसे बोल रहा है। तो अभी ये दोनों कौन है, मियाँ बीबी हो गए, मतलब हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। ए और बी हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए। अभी ए का जो लड़का है वो कौन हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, जो टीचर है ना। ए का जो लड़का है वो टीचर हो गया और इसकी जो वाइफ है यानी कि ए की बहू होगी ये, है ना। जो डॉक्टर है वो ए की बहू होगी। तो अभी जो ए है उसका बेटा कौन हो गया, ई हो गया। और ई का बेटा कौन हो गया, सी हो गया। ए का बेटा कौन हो गया, सी हो गया। अभी ये कैसे पता लगा हमें, आगे चलते हैं पढ़ते हैं। Of the 2 married ladies, one is a housewife. Of 2 married ladies, one is a housewife. अभी हमें ये क्लियर है कि जो डॉक्टर है वो फीमेल है, जो डॉक्टर है वो फीमेल है, मतलब वो प्रोफेशनल है, वो हाउसवाइफ नहीं है, ठीक है। और ई तो है वो टीचर है, ये भी प्रोफेशनल है, ये मेल हो गया। अभी जो बी है वो लॉयर है, ये भी प्रोफेशनल है, ठीक है। बी जो है वो भी क्या है, लॉयर है, ये तो ये भी प्रोफेशनली मतलब ऐसे जॉब करता है, लॉयर है। तो जो ए बची वो हो गई कि नहीं होगी हाउसवाइफ, वो हो गई हाउसवाइफ, ठीक है। वो कौन हो गई, हाउसवाइफ होगी। मतलब ये कौन है, ये मम्मी है, ठीक है। मतलब इसकी जो ई है वो उसकी मम्मी है, ठीक है। और ये हो गए पापा, ठीक है। ये जो बी है ये हो गए पापा, ये होगी मम्मी जो हाउसवाइफ है। आगे हम चलते हैं। 2 मैरिड लेडीज़ में से एक हाउसवाइफ है, इतना क्लियर है। आगे हम चलते हैं। देयर इज़ ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। एक तो मेल इंजीनियर है और एक कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है। 1 मेल इंजीनियर है। अभी मेल है, एक लड़का है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ए किसने बोला था, मैंने आपको बोला था कि ए है उसका एक तो लड़का है, एक लड़के का लड़का है, यानी कि सी और एफ में से दोनों में से एक लड़का होगा और एक लड़की होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो अब आगे इसने बता ही दिया कि एक जो है बच्चा वो क्या है, वो मेल इंजीनियर है। तो सी यहाँ पे कौन हो गया, ये मेल इंजीनियर हो गया। और एफ जो है ये कौन हो गया, ये स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना ये पूरा हमारा डायग्राम बन गया, थोड़ा सा ऐसे मतलब मिक्स सा हो गया। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। दोबारा से वीडियो बैक करके सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आगे हम चलते हैं। इस ये भी लाइन क्लियर है। देयर इज़ ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। 1 स्टूडेंट हो गया, 1 मेल इंजीनियर हो गया, इतना सबको क्लियर है। आगे अब इसने पूछा क्या, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू सी, ए कैसे रिलेट करता है सी से। अभी सी है, ठीक है। सी के पापा हैं, पापा की मम्मी है। पापा की मम्मी कौन होती है, दादी होती है, दादी मतलब ग्रैंड मदर होती है ना। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, ए क्या लगता है, ए कैसे रिलेट करता है सी से। तो ए जो है वो दादी लगती है, यानी कि ग्रैंड मदर लगती है सी की, ठीक है। क्योंकि ए है, ए का बेटा ई का बेटा सी, तो सी इसका ग्रैंड सन हुआ, ठीक है। तो ये कौन होगी, दादी होगी। सो इसका सही आंसर होगा 4th। सो फाइनली हमने निकाल लिया कि क्या रिश्ता है दोनों का आपस में। इसको बैक करके देखना फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, चूज़ द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी मिसिंग टर्म है वो हमें निकालनी है। इसमें सिंपली ये देखिए JKLM, ठीक है। ये पहला वर्ड देखिए, पहला जो लेटर है वो देखिए, सॉरी JKLM। तो आगे क्या आएगा, N आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। ABCD, अभी सेकंड वाला लेटर देखिए, बीच वाला मिडल वाला लेटर देखिए, ABCDE, ई आ गया जी, ठीक है। आगे अभी थर्ड वाला लेटर देखिए, इधर वाला थर्ड वाला लेटर KLMNO, सिंपली ABCD है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली ABCD है। दैट इज JKLMN, ठीक है। ABCDE KLMNO, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं DI पे।
दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस पे बिल्कुल सिंपल डीआई है, जल्दी से समझा देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फॉलोइंग टेबल हमें दिया हुआ है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का दो सेक्शन में स्टूडेंट्स है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद उसके जो मार्क्स है, उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सेक्शन ए में कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सेक्शन बी में कितने, ये तो दिए हुए हैं हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है दो सेक्शन में कितने इतने स्टूडेंट्स हैं, और ये हमें इंटरवल दिया हुआ है मार्क्स का, ठीक है। इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मतलब इस रेंज दे रखे हैं हमें बेसिकली कि इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इतने इतने बच्चे हैं, ठीक है। सेक्शन ए में इतने बच्चे हैं, सेक्शन बी में इतने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इंटरवल्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सो बेसिकली टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 45 स्टूडेंट्स हैं इन ईच ऑफ द सेक्शन, हर एक सेक्शन में, मतलब इसमें भी 45, इसमें भी 45, चलो जी टोटल भी दे रखा है हमें 45, इजी हो गया हमारे लिए, है ना। आगे हम चलते हैं, हमें बस आगे हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर हमें सिंपली देना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 50। वही पहले आ जाओ सेक्शन ए पे, किसकी बात कर रहा है, सेक्शन ए की, तो इसको मार दो इग्नोर, ठीक है। सेक्शन ए की बात कर रहा है। आगे ऑब्टेन किए 30 या 30 से ज़्यादा, 30 या फिर 30 से ज़्यादा, ठीक है। आगे हम चलते हैं 50 या 50 से कम, लेस देन 50, तो यहाँ तो 50 वाली लाइन शुरू हो गई ना, तो इसको हम लेंगे नहीं, तो लेस देन 50 कौन से हो गए, ये हो गए, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाले दो लाइंस में हमें ऐसे इंटरवल दिए हुए हैं जो 30 या 30 से ज़्यादा हैं और 50 से कम है, 50 से कम है। तो इसमें टोटल कितने बच्चे हो गए, इस लाइन में हो गए 4 और इस लाइन में हो गए 8, 8 + 4 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 8 + 4। सिंपली हमें टोटल बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में जिन्होंने 30 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं बट 50 से कम, तो टोटल 12 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इफ़ द पास मार्क इज़ 40, पास मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, सेक्शन बी में सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है। सबसे पहले तो अभी सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन ए को कर दो इग्नोर। अभी आगे चलते हैं। पास मार्क्स अगर मान लो 40 हैं, 40 अगर पास मार्क्स हैं, ये पास मार्क्स हैं, मतलब इसके आगे वाले सारे पास हैं, इसके आगे वाले क्या है, सारे पास हैं, मतलब वो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, वो पास हैं। अभी 40 से जो कम वाले हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए, वो क्या हो गए, फेल हो गए 40 से कम वाले, बिकॉज पास मार्क्स 40 हैं, तो 40 या 40 से ज़्यादा वाले पास हो गए, इतना क्लियर है। आगे हम चलते हैं, इसने क्या पूछा है, परसेंटेज निकालना है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का, सक्सेसफुल कौन से हुए, जो पास हुए। अभी पास कौन से हुए, जो 40 से ज़्यादा है। अभी सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो 40 से ज़्यादा वाले कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये चारों के चारों कौन से हैं, जो 40 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे जो चार हैं, इन चारों लाइंस में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब सारे के सारे पास हैं। तो इनका टोटल अगर हम करें तो 7 + 5 12, ठीक है, 12 + 5 17 और 17 + 6 23, ठीक है। तो 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं, जिनके 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं, जो पास हो गए हैं। अभी इसमें पूछा क्या, परसेंटेज निकालना है हमें सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का सेक्शन बी के अंदर। तो सक्सेसफुल 23 है, तो अभी टोटल हमें देखना पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज निकलेगा ना। मतलब इन टोटल स्टूडेंट्स में से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, दिया ही हुआ है 45 ईच सेक्शन में है, तो 45 कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो उसमें से जो 23 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप इसको कट करोगे तो लगभग 51.11% आ जाएगा। तो इसने अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब पॉइंट्स में ही आएगा, तो 51.11 यानी कि 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब जिसके नेड़े नेड़े लगता हो, जिसके आसपास हो 51.11 है, तो 51 इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका सही, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था। आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, डीआई के थर्ड क्वेश्चन में, बेसिकली 33 क्वेश्चन पे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 10। अभी इसने दोनों का पूछ लिया, तो किसी को इग्नोर तो कर नहीं सकते, है ना। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों के निकालने हैं हमें, कितने स्टूडेंट्स हैं दोनों के मिला के जिन्होंने लेस देन 10 लिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेस देन 10 मतलब यहाँ तो 10 वाले आ गए, तो लेस देन 10 वाले तो कौन सी है, फर्स्ट वाली लाइन है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से
ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से भी कम मार्क्स आए हैं, तो वो कितने हो गए, सेक्शन बी और ए के मिला के 2 + 4 = 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। इफ़ पास मार्क्स 30 हैं, पास मार्क्स 30 हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इन बोथ द सेक्शन टुगेदर। टुगेदर निकालना है, मतलब वही सम करेंगे दोनों का ही, ठीक है। तो पास मार्क्स अगर 30 हैं, पास मार्क्स ये रहे, तो 30 पास मार्क्स हैं, तो मतलब 30 या 30 से ज़्यादा जितने भी मार्क्स हैं वो सारे के सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है। जिसके मार्क्स 30 या 30 से ज़्यादा वो सारे पास हो गए। तो जिसके 30 से कम है, यानी कि ये ऊपर वाली 3 लाइन्स हम ले लेंगे, इन तीनों लाइन्स में 30 से कम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी 30 से जो कम वाले स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स अभी हमने किसका नंबर निकालना है, फेलियर्स का निकालना है। तो 30 से कम वाले देखेंगे, वही बच्चे फेल हुए। 30 से कम वाले बच्चे फेल हैं, तो दोनों सेक्शन में टोटल निकालना है। इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, फिर आपस में टोटल कर लेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 30 से कम है, यानी कि जो बच्चे फेल हुए हैं, तो 10 + 5 15, 15 + 2 17, ठीक है। तो 17 स्टूडेंट्स तो हो गए ये जो सेक्शन ए में फेल हुए हैं, अगर 30 पास मार्क्स हैं तो। अभी अगर 30 पास मार्क्स हैं तो सेक्शन बी में कितने फेल हुए हैं, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 हो गए ये स्टूडेंट्स, ठीक है। 18 हो गए ये स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंगली इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 35, क्योंकि 17 + 18 कितने होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने टुगेदर पूछा है, टुगेदर मतलब दोनों सेक्शंस के मिला के, इसके भी मिला के प्लस इसके भी मिला के आपस में सम करके 35 सही आंसर। आगे चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, डीआई के लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड 50 और मोर देन 50 मार्क्स। इसमें भी सिंपली टोटल करना, टुगेदर निकालना है, यानी कि सेक्शन ए और बी दोनों का निकालना है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 या 50 से ज़्यादा आए हैं, तो सबसे पहले तो 50 या फिर 50 से ज़्यादा, ये तीनों ही होंगे। जिनके 50 आए हैं या फिर 50 से ज़्यादा आए हैं, तो सिंपली हम इसका टोटल कर लेंगे। ऊपर वाले बच्चे होंगे ये सभी जिनके 50 से कम आए हैं, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इन सबको इग्नोर कर देंगे। हमें क्या देखना है, 50 या 50 से ज़्यादा वाले देखने हैं। तो 50 या 50 से ज़्यादा वाले ऊपर वाले सब इग्नोर कर दो। तो नीचे वाले कितने हो गए, 4, ये कर देंगे हम इसका टोटल 7 + 4 + 5, और फिर इसके बाद इसका टोटल कर देंगे 5 + 5 + 6। तो अकॉर्डिंगली इसका दोनों का टोटल 32 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सेक्शन बी का देख लेना, 50 या 50 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर सेक्शन ए का, दोनों का फिर आपस में टोटल करेंगे तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का थर्ड ऑप्शन सही है। सो फाइनली हमारी डीआई भी कंप्लीट हो गई है, हमारा मैथ्स रीजनिंग सेक्शन भी हो गया। आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन पे 36 से लेके 50, अभी 15 क्वेश्चन और बाकी हैं। थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, पूरा का पूरा लगभग इसमें पेपर सॉल्व करवाया मैंने, पैसेज के अलावा बाकी सभी 45 क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ टाइम तो जाएगा ही, है ना। आई होप आप सब तो अभी तक बने हुए हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है और आप ऐसे चाहते हैं कि हाँ भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ और भी आएँ जिसके अंदर प्रीवियस ईयर, कंप्लीट प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व करवाया जाए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे कि हाँ भी पेपर 1 सॉल्व करवाइए पूरा का पूरा, ऐसे जिसमें सभी सेक्शन इन्वॉल्व हो, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, सभी के सभी इन्वॉल्व हो, बेसिकली प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ऐसे ऐसे मैं और भी पेपर सॉल्व आपको करवाऊंगी, ठीक है। सो अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली और भी पेपर्स ऐसे लेके आऊँगी, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। The duration for which of the usable composite generation is 3 to 6 months। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो ड्यूरेशन होती है यूजेबल कॉम्पोजिट जनरेशन की, वो कि इन चारों में से किस में से 3 to 6 मंथ्स रहती है। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, फिर इसका मीनिंग क्लैरिफाई आपको करूँगी। इसका जो आंसर है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है, पिट कंपोजिटिंग। पिट कंपोजिटिंग होता क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जो गड्ढा होता है ना, होल्स होते हैं, यानी कि होल्स वो खोदे जाते हैं ज़मीन में, मिट्टी में, बेसिकली मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, यानी कि होल्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है, उस जो भी वेस्ट होता है आपके पास, लाइक किचन का वेस्ट निकला है, कोई भी मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट निकलता है, घरों में से वेस्ट निकलता है ना, तो उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है उस गड्ढे में। मतलब जो आपने गड्ढा खोदा है, जो बेसिकली आपने होल बनाया है, ठीक है, अगर बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो आपने डिग किया है, बेसिकली गड्ढा करना यानी कि खोदना, उसको हम डग बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपने डग बनाया है और उसके अंदर जब आप गाड़ते हो
वेस्ट को यानी कि आप बरी करते हो वेस्ट को, उसे हम बोलते हैं पिट कंपोजिटिंग करना। ठीक है, फिर से बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट में ताकि क्लियर हो जाए। ये मिट्टी है, ठीक है, ये सारी मिट्टी है, इसके अंदर आपने कैसे करके गड्ढा खोद लिया। ठीक है, खोद लिया, उसके अंदर जो भी वेस्ट निकलता है घरों में से, किचन में से, उसको आपने इस गड्ढे के अंदर गाड़ दिया यानी कि दफना दिया। ठीक है, दफनाने के बाद आप अपना बैठ जाओ रिलैक्स होके। ठीक है, बैठ जाओ रिलैक्स होके। उसके बाद क्या होगा, विदिन लगभग 6 महीने में, मतलब 3 to 6 मंथ्स का इसका पीरियड रहता है, 3 मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो 3 to 6 मंथ्स के पीरियड में जो भी ये मटेरियल होगा, जो भी वेस्ट होगा, ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्लोली ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक नेचुरल केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पिट कंपोजिटिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन या आप भी, मैं भी, कोई भी, अगर आप जो वेस्ट निकलता है उसको नेचुरल प्रोसेस से धीरे धीरे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, ठीक है, साइट ऑफ करना चाहते हो, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक गड्ढे में खोद के, उसको कंप्लीटली ऐसे खोद के उसके अंदर आप उस वेस्ट को रख दोगे। ठीक है, फेंक दोगे। उसके बाद धीरे धीरे वो जो मटेरियल है वो डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज मतलब स्लोली डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, और वो धीरे धीरे 6 महीने के अंदर डीकम्पोज हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा इन चारों में से रहता है जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स का रहता है, लगभग 6 मंथ्स का रहता है। इन चारों में से कौन सा, तो वो पिट कंपोजिटिंग होती है जिसमें 3 से 6 महीने लगते हैं। क्लियर हो गया मीनिंग और सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया हो। सो 36 का सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। वन ऑफ द मेन आउटकम्स जो रायो +20 कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो वन ऑफ द मेन आउटकम है वो क्या है, मेन आउटकम उसका जो है वो क्या था कि क्या चीज़ हमें डेवलप करनी है, उसका क्या वो टारगेट लेके चल रहे थे, क्या डेवलप करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, उसी को हम बोलते हैं रायो 2012। ठीक है, या फिर रायो +20 कॉन्फ्रेंस, या फिर अर्थ समिट 2012। इसको हम 3 नामों से जानते हैं। अभी जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है वो हुई ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर थी। मेन उनका टॉपिक ही ये था कि हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाने हैं, हमें जो है मतलब इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट के लिए, बेसिकली इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए जो है हमें गोल बनाने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने हैं। तो जो टॉपिक ही यही था, तो उसका मेनली वो उसी के लिए हुई होगी, है ना, भी उसी को डेवलप करना है। जो SDG है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको डेवलप करने के लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये क्या थी, ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, क्या थी ये, 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। और इस कॉन्फ्रेंस को हम रायो +20 कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, रायो 2012 के नाम से भी जानते हैं, और अर्थ समिट 2012 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑब्वियसली जो मेन था कि क्या चीज़ डेवलप करनी है, तो वो SDG बनाने हैं, दैट इज़ फर्स्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच ईयर, कौन से ऐसे ईयर में जो अभी फ़िलहाल सिस्टम चल रहा है कि एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस का टू द यूनिवर्सिटी वो स्टार्ट हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन से ईयर में। एफिलिएशन होता क्या है ये आप सबको आई थिंक पता ही होगा। जब आप इवन खुद भी पढ़े होगे, अगर जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कितने सारे कॉलेज आते हैं, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर कितने सारे कॉलेज आते हैं। या अगर आप कॉलेज में पढ़े हो किसी, तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यानी कि हमारा जो कॉलेज है वो उसकी जो मेन अपर बॉडी है, यानी कि ये कह लो कि उसका जो मेन यूनिवर्सिटी है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी, तो उसी को हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो कॉलेजेस हैं वो अपना वर्क तो करते हैं इंडिपेंडेंटली। मान लो अगर कोई भी XYZ कॉलेज है, वो अपना काम तो कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, स्टिल वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं तो उस यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टैंडर्ड्स, थोड़ी पॉलिसीज़ उनको अडॉप्ट करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है। प्लस उन यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा कंट्रोल जो है वो उन कॉलेजेस के ऊपर रहता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं,
काम करते हैं इंडिपेंडेंटली, स्टिल थोड़ा कंट्रोल और रहता है, और थोड़े स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो उनको उनके मेंटेन करके रखने होते हैं। सो ये होता है एफिलिएशन करना कॉलेजेस का टू द यूनिवर्सिटी। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था फर्स्ट टाइम के लिए, तो वो 1857 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, सो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं 39 पे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, मतलब अगर आप एक्सेस की स्पीड की बात करें कि सबसे ज़्यादा एक्सेस किस पे मिलता है, सबसे फास्ट एक्सेस हमें किस पे मिलता है, तो वो इन चारों में से कौन सी है, तो वो है रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर हम कोई भी डाटा है उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। डाटा स्टोरेज के लिए भी ये काम आती है रैम, है ना। और साथ में इसकी जो एक्सेस स्पीड है वो इतनी फास्ट होती है, और जो इसकी जो फिजिकल लोकेशन है वो उसके इर्रिस्पेक्टिव होती है, मतलब उससे इंडिपेंडेंट होती है। आपकी फिजिकल लोकेशन जो है आपके फ़ोन की, आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की, कोई भी चीज़ है उसकी फिजिकल लोकेशन कुछ भी है, उसकी फिज़िकल लोकेशन कोई मर्जी हो, स्टिल आपको मतलब विदाउट जो है कंसीडरिंग फिज़िकल लोकेशन, और ये कह लो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ फिज़िकल लोकेशन, आपको जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। किसके अंदर, रैम के अंदर। बाकियों के अंदर क्या रहता है, थोड़ा मतलब रहता है फिज़िकल लोकेशन का कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइमिंग में डिले हो सकता है, एक्सेस के टाइमिंग में डिले हो सकता है, बट रैम के अंदर ऐसा नहीं रहता। तो रैम फास्टेस्ट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ ग्रुप्स एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, एक ऐसा ग्रुप है जिसको डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिला हुआ है, और वहीं इकोनॉमी का एक ऐसा ग्रुप है जिसको डिजिटल एक्सेस नहीं मिला हुआ। ठीक है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, नहीं कर सकता है, तो उस डिस्पैरिटी को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। मतलब एक इकोनॉमी है, उसके दो हिस्से, डिजिटली इकोनॉमी डिवाइड हुई पड़ी है। डिजिटली होता है ना, इकोनॉमिकली डिवाइड हुई हुई है, तो ऐसे करके डिजिटली डिवाइड हुई है, मतलब एक सेक्शन को एक्सेस है और दूसरे को नहीं है। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 41st पे। इनमें से कौन सा एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है, हमें सिंपली ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ज्ञानवाणी। ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञानवाणी एक एफएम रेडियो नेटवर्क है। एक सेकेंड, ज्ञानवाणी क्या है, ये एक एफएम रेडियो नेटवर्क है। इसका जो ऑनर है वो कौन है, इग्न्यू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी ऑनर है ज्ञानवाणी की, और इस पे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है एफएम रेडियो के ज़रिए। तो इसका सही आंसर है ज्ञानवाणी। आगे हम चलते हैं 42 पे। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो ये राइट प्रोवाइड करता है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी ही मर्जी का, अपनी चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का जो ये राइट प्रोवाइड करता है। सो आर्टिकल 30 सब सेक्शन फर्स्ट जो है ये राइट देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी, अपनी चॉइस का ओपन कर सकते हैं। सही आंसर फर्स्ट। 43rd पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि जब एक ईमेल सेंड की जाती है तो टू डिफ्रेंशिएट अमंग टू सीसी बीसीसी फील्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है। मतलब सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। अगर जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो हमें वो चीज़ बतानी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सीसी का फुल फॉर्म होती है कि कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसकी फुल फॉर्म तो ये हो गया। अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो भी पर्सन्स बीसीसी में होते हैं यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में होते हैं, उनको पता लग जाता है कि किसको मेल सेंड किया गया, यानी कि टू फील्ड में कौन है या सीसी फील्ड में कौन है वो देख सकते हैं। बट जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले लोग होते हैं ना, उनको कोई नहीं देख सकता। मतलब अगर एक बंदा है, कोई भी पर्सन है, उसने आपको मेल सेंड किया, टू में आपका नेम मेंशन है तो आपको अपना नेम शो होगा, सीसी वाले नेम शो होंगे। बट उस बंदे ने अगर, उस पर्सन ने अगर बीसीसी में भी जाके अगर कुछ बंदों को मेल सेंड की है तो किन किन को सेंड की है मेल, बीसीसी में ऑप्शन में आप नहीं देख सकते। उसका एक्सेस आपको नहीं होता है, आपको नहीं पता लगेगा कि किन किन को सेंड की है, आप वो चीज़ नहीं देख सकते हो। जो सेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी को पता होता है कि बीसीसी में कौन कौन से मेल आईडीज मेंशन है। ठीक है, सो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या बोल रहा है, जो रिसिप्टेंट्स होते हैं बीसीसी में, मतलब अगर आपका नाम मान लो बीसीसी में है और आपको एक मेल आया है तो आपको ये पता लग जाएगा कि टू में कौन कौन है,
फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन द टू, आपको टू में पता लग जाएगा कौन है, सीसी में पता लग जाएगा कौन है, ठीक है। तो आप तो देख सकते हो, बट जो और पर्सन्स होते हैं वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले मेल आईडीज पर्सन्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलते हैं 44 पे। जो टाइम फ्रेम है इम्प्लीमेंटेशन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दैट इज़ MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसका टाइम फ्रेम क्या सेट किया गया था? उसका एक टाइम फ्रेम था दैट इज़ 2000 से लेकर 2015 तक, मतलब 2015 तक हमें ये गोल्स को अचीव करना है, ऐसा टाइम फ्रेम सेट किया गया था कि जितने भी गोल्स हैं उन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को पूरी इकोनॉमी के अंदर बाय द 2015। सो 15 साल के अंदर अंदर 2000 से लेकर 2015 तक हमें इनको इम्प्लीमेंट करना है। सही आंसर हो जाएगा इसका 2। आगे हम चलते हैं 45 क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड तो कर सकते हो फ्री से, उसको यूज़ भी कर सकते हो ट्रायल पीरियड के लिए, बट जब ट्रायल पीरियड ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा, वरना नहीं तो अगर आप पे नहीं करते तो ट्रायल पीरियड के बाद उसका जो एक्सेस है वो छिन जाएगा, आप उसके बाद उसका एक्सेस नहीं ले सकते हो। सो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो वो होता है शेयरवेयर। वो कौन सा होता है? शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर में क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप डाउनलोड तो कर सकते हो फ्री से, और उसका ट्रायल पीरियड, फॉर एग्जांपल जैसे 30 डेज़ का ट्रायल पीरियड है, तो 30 डेज़ आपने उसको फ्री से यूज़ भी किया, अच्छे से यूज़ किया, आपने अंडरस्टैंड किया उसको, बढ़िया तरीके से समझा, उसे यूज़ किया, फिर जैसे ही ट्रायल पीरियड ख़त्म हो तो उसके बाद वो पेमेंट के लिए बोलने लगेगा आपको, ठीक है। आपको उसका एक्सेस नहीं रहेगा, अगर आप पे करोगे तभी उसको फर्दर आप एक्सेस कर सकोगे। तो वो होता है शेयरवेयर। चलिए आगे हम चलते हैं 46 पे। दैट इज इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द एक्रोनिम दिस वन स्टैंड फॉर। ये जो दी हुई है एक्रोनिम, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी, जो आप देख रहे हो वही आपको मिलता है। व्हाट यू गेट, जो आप देखते हो वही आपको मिलता है। सो ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो ये है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये बेसिकली एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कंटेंट को एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी से। एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप एडिट कर सकते हो कंटेंट को। जब आप एडिट कर दोगे उसके बाद अगर आप उसका प्रिंट निकालोगे, यानी कि जब आप उसको गेट करने की कोशिश करोगे, तो जैसा आपको कंप्यूटर पे दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, उसके अंदर जैसा आपने एडिटिंग किया उसके बाद जैसा वो सेव करने के बाद आपको दिख रहा है ना, एग्जैक्टली वैसा ही जब आप उसका प्रिंट निकालोगे तो वैसा ही सेम आपके हाथों में होगा। उसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो आपके हाथों में होगी, तो वैसे ही एग्जैक्टली सेम होगी जैसा आपको उस पर पीसी पे दिख रहा था। तो मतलब जो आप देखते हो, जैसा आप देखते हो वैसा ही आप पाते हो, मतलब वैसा ही आपको मिलता है हार्ड कॉपी में। सो इसका ये बेसिकली एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 47वें क्वेश्चन पे। दैट इज स्वयं। स्वयं रेफर्स टू, स्वयं क्या है इसके बारे में आई थिंक आप सबको पता ही होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसका सही आंसर है बी। सिंपली इसमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है स्वयं की, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बेसिकली क्या है? ये एक इनिशिएटिव था जो लिया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जो HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जो है गवर्नमेंट ने बेसिकली इनिशिएटिव लिया था, और इनके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। इसके अंदर होता क्या था कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था, या 3 पिलर्स इसके बेसिकली रहते थे कि सबको जो है वो एजुकेशन का एक्सेस मिले, सबको इक्विटी के इक्वल रखा जाए, सबको इक्विटी मिले और सबको क्वालिटी मिले। सो बेसिकली एक्सेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या रहता था? एक्सेस मिले और इक्विटी मिले और क्वालिटी मिले। सो ये 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये स्वयं बेस्ड था, ठीक है। बाय द गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने इसको पूरा ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, इसको डेवलप किया था, इसको मतलब बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था स्वयं को। फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आगे हम चलते हैं 48 पे।
48th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ओलिगोट्रॉफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ओलिगोट्रॉफिक लेक्स होते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो सबसे पहले इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज़ लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऐसा लेक होता है ओलिगोट्रॉफिक, ऐसा लेक होता है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होते हैं, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो लिमिट करता है लेक की एबिलिटी को टू सपोर्ट द एनिमल लाइफ। मतलब कहने का जो लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से जो लेक है, जो उसकी एबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो लिमिट हो जाती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं एनिमल्स की लाइफ को, अच्छे से वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं एनिमल्स की लाइफ को, सो वो लिमिट कर देता है। ठीक है, सो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आगे हम चलते हैं 49th पे। फाइनली ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं आपके। आई होप आपको सब समझ में आ रहे होंगे, आपको जो क्वेश्चन है अभी तक वो समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी, आगे भी आती रहे। ठीक है, यही है। और आपका जो पेपर है वो ऑब्वियसली पास आ गया है, बिल्कुल पास आ गया है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1 मंथ ही रहा है, उससे ज़्यादा नहीं रहा है। तो 1 मई से पेपर आपके स्टार्ट है ना, तो 2 मई से, सो उसके अकॉर्डिंगली 17 मई तक आपके पेपर चलेंगे, 2 मई से लेके 17 मई तक। सो अभी किसी की भी कोई भी डेट आ सकती है एग्ज़ाम की, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, है ना। सो अभी 1 मंथ से भी कम रह गया है। सो अच्छे से तैयारी करो, दब के तैयारी करो, फुल ऑन बढ़िया तरीके से, और सबसे ज़्यादा एंड में MCQs निकालो। मैं यही आपको एडवाइस करूँगी, यही मेरी मतलब जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि लास्ट में फॉर द रिविजन पर्पज़ आप जितने ज़्यादा MCQs करोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा। इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है MCQ से कि आपकी फुल ऑन रिवीजन हो जाती है। मतलब अगर आप पूरे के पूरे यूनिट की, अगर आप कोई बुक लेके आते हो तो उसके जो पूरा यूनिट है उसकी अगर आप रिवीजन करते हो, या फिर आप यूट्यूब से, किसी के भी चैनल से, कहीं से भी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे चैनल से, कहीं से भी, आपका मेन थिंग इज़ दैट कि आपका पेपर क्लियर होना चाहिए, आपका पेपर अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो या करते हो, तो आप इतने सारे जहाँ जो मिले MCQs वहाँ से उतने ज़्यादा MCQs आप कीजिए। ठीक है, और MCQs करोगे, पूरे टॉपिक के करोगे, पूरे यूनिट की करोगे, तो ऑटोमेटिकली से बात है पूरे यूनिट की रिवीजन उसी के अंदर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पहला प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट क्या रहता है, पेपर में तो आपको MCQs ही करने हैं, पेपर में सारे ग्रंथ थोड़ा ना पढ़ने हैं, मतलब सब्जेक्टिव तो नहीं पढ़ना होता ना पेपर में। पेपर में नहीं आता ना सब्जेक्टिव, वहाँ पे तो आपको MCQs ही बन के आएंगे। तो वहाँ पे आप पैनिक ना करो, तो इस वजह से आप पहले से ही MCQs की प्रैक्टिस करके रखो। और तीसरे नंबर पे जब आप MCQs करते हो तो MCQs को पढ़ने की, उसे समझने की, उसे इंटरप्रेट करने की, उसका वो एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है MCQs की प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी, है ना। उसे इंटरप्रेट करने की, सही ऑप्शन क्या हो सकता है वो चीज़ समझने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और चौथे नंबर पे स्पीड तो डेफिनेटली बढ़ती है। आप हमेशा जब भी MCQs करोगे ना या करते हो, हमेशा टाइमर सेट किया करो। टाइमर 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने 60 क्वेश्चंस निकालने हैं, 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस निकालने हैं सिंपली। ठीक है, अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, लाइक DI वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उसके अलावा नॉर्मली ये टारगेट लेके चलोगे 60 मिनट्स 60 क्वेश्चन, 1 मिनट का एक टारगेट लेके चलो। और वैसे कोशिश करो कि 50 सेकेंड ही लेके चलो। जितना कम टारगेट लेके चलोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड अप अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो 50 सेकंड या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का टारगेट लेके चलो। और जो क्वेश्चन छोटे होते हैं वो तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं 20-30 सेकंड में निकल जाते हैं, है ना। तो बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बात करें तो 1 मिनट का टारगेट लेके चलो। ठीक है, और टाइमर लगाओगे तो एक रहेगी, कंसंट्रेशन बनी रहेगी कि हाँ भी फटाफट MCQs करने टाइम जा रहा है, तो उससे आपकी जो स्पीड है, जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी, तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो ये MCQs के बारे में था। क्योंकि अभी लास्ट डेज चल रहे हैं तो इस टाइम पे फुल रिवीजन की वीडियोस देखो। मैंने भी काफ़ी यूनिट्स की डाल रखी हैं, जो 6 to 7 यूनिट्स हैं कॉमर्स के, उसके ऑलरेडी मैंने रिविजन वीडियो डाल रखी हैं, 6 यूनिट्स की डाल रखी हैं, तो उसकी आप रिविजन वीडियोज़ देखिए,
पूरा सिलेबस लगभग उसमें कवर करवाया हुआ है मैंने, अच्छे से कवर करवाया हुआ है, तो उसको आप देखिए रिवीजन वीडियोस को। उसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन का है, तो उसके रिवीजन का वीडियो का भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो लिंक पे जाके टीचिंग और कम्युनिकेशन की भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर के 2 यूनिट है उनकी भी आप रिविजन कर सकते हैं, उनको देखिए। उसके अलावा जो है जितने एमसीक्यूज मिलते हैं ना बस निकाल दो, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, लास्ट डेज में बहुत आपको फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, चलिए, मतलब जैसे दिन के अगर आप 10 घंटे स्टडी करें तो 10 में से अभी लास्ट के डेज में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, लाइक 15 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आना है, तो 15 अप्रैल के बाद जितने भी दिन रहेंगे 15-20 दिन, उस 15-20 दिन में अगर आप 10 घंटे स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 7 या 8 घंटे तो आप MCQs के निकालना, फुल ऑन प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट डेज में, लास्ट 15 डेज में जो बच्चा MCQs करता है ना तो उसके फुल ऑन ऐसे अच्छे वाली प्रैक्टिस हो जाती है और पेपर क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो लास्ट के 15 डेज में MCQs करना मत भूलना, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 से 7 घंटे तो मिनिमम आप MCQs को देना, बाकी 2-3 घंटे आप जो सब्जेक्टिव आपकी रिवीजन है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं 49 क्वेश्चन पे, बैक टू द ट्रैक। ठीक है, बैक टू द पेपर। सो क्या बोल रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर बॉडी विल, अगर आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर बॉडी में वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो होगी डिक्रीज। ठीक है, वो हो जाएगी कम। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो टेम्परेचर होता है और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो नेगेटिवली रिलेट करते हैं। जैसे प्राइस और डिमांड नेगेटिवली रिलेट करते हैं ना, प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है ना, वैसे ही क्या होता है, अगर टेम्परेचर जो है वो राइज होगा तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो वाटर में डिजॉल्व हुई होती है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये नेगेटिवली रिलेट करते हैं, ये इनवर्सली रिलेट करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डिक्रीजेस। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज की वीडियो के। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट है एड्रेस्ड द एकेडमिक, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स रहती है, एकेडमिक है चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन प्रॉब्लम्स को देखता है। इनमें से कौन सी रिपोर्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। 1965 के अंदर ये आई थी रिपोर्ट। ठीक है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलती है एजुकेशन सिस्टम की, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए चाहे वो एकेडमिक है, टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है बेसिकली, तो उन प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करके चलती है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे आपके, जो फर्स्ट पेपर है 2019 जून का, उसके 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पैसेज के नहीं करवाए हैं मैंने, उसके अलावा 45 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे और भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जाएँ तो ज़रूर से कमेंट डाउन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, भले ही थोड़ी लंबी हो गई है बट फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, सब समझ में आ गए सारे क्वेश्चन, तो एक लाइक तो बनता है ना तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर कीजिए, दब के शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।